आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। कल नतीजे आने हैं। नतीजों के बाद तय होगा कि मोदी को कितने नंबर्स आते हैं, मोदी की सरकार बहुमत से बनती है, मोदी की सरकार अल्पमत में किसी सहयोगी दलों की जरूरत पड़ती है, या मोदी को इतने नंबर्स आ जाते हैं उनकी पार्टी को कि किसी दल की जरूरत नहीं होगी। ये सब कल तय होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां, जश्न मनाने की तैयारियां, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक, बड़ोदरा से लेकर लखनऊ तक, बनारस से लेकर किसी और शहर तक, हर जगह लड्डू बट रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं। तमाम तरह के तंबू कनात पंडाल लग चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में एक तरह से खाने पीने का लंबा चौड़ा इंतजाम, जश्न का इंतजाम, ढोल नगाड़े सब बुक हैं, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक। सवाल उठता है कि यह सब इसलिए क्योंकि जितने एग्जिट पोल के नतीजे आए, सकारात्मक संकेत उसकी तरफ से मिले कि मोदी की सरकार बन रही है, बहुमत से भी बन सकती है, कुछ सीटें कम होगी तो कुछ सहयोगी दल की मदद से भी बन सकती है। सवाल यहीं से शुरू होता है कि अगर मोदी को इतने नंबर्स नहीं आए, इतने सीटें नहीं आई कि मोदी सरकार बना पाए, और अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित नहीं हुए, तो यहीं से कुछ सवाल हैं। इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कैसे दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक, बनारस से लेकर बड़ोदरा तक जश्न की तैयारियां बीजेपी ने पहले से कर ली है। दिल्ली के अशोक रोड से गुजरेंगे तो मोतीचूर के लड्डुओं की खुशबू आएगी, और 11 अशोक रोड के अंदर झांकेंगे तो तंबू कनात के साथ साथ लाइटिंग से लेकर आतिशबाजी और तमाम जश्न के दूसरे इंतजामों से आंखें चौंधिया जाएंगी। इतना काफी ना हो तो वाराणसी के गंगा घाट पर पहुंच जाएगी। मंत्र के साथ संगीत के सुरों से सराबोर हो जाएंगे। कुछ और देखना चाहते हैं तो फिर से रोशनी से सजा कमल देखिए, जो बस एक झलक है जो रोशनी से सजे विशाल कमल में तब्दील होने वाली है। फिर फूल भी हैं और माला भी। फूलों की दुकानों पर खरीदार बहुत ज्यादा पहुंचने लगे हैं, क्योंकि अचानक डिमांड बहुत बढ़ गई है। वाराणसी में बड़ी भारी तैयारी है, बेसब्री बहुत ज्यादा है। लिहाजा क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या बेंगलुरु और क्या भोपाल, जश्न का इंतजाम सब जगह है। मोदी की केसरिया लहर के रोमांच में यज्ञ भी हो रहा है। हवन के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी नॉन स्टॉप जारी है। जी हाँ, ये मोदी सरकार आने से पहले की झलकियां हैं, या यूं कहिए कि मोदी भक्तों ने नतीजों से पहले जीत मुकर्रर कर दी है और मोदी को भगवान बनाकर मूर्तियों के सांचे में ढाल दिया है। बड़ोदरा में तो मोदी की 7 फीट ऊंची मूर्ति तैयार है और मिठाइयों पर मोदी का ठप्पा। और फिर ये लग्जरी बस जो अहमदाबाद की सड़कों पर मोदी विजय की नुमाइश के लिए तैयार है। नतीजों के बाद मोदी सरकार बनेगी तो इसी लग्जरी रथ पर सवार होकर मोदी अहमदाबाद की सड़कों पर अपने विजय का जुलूस निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अहमदाबाद से पटना तक और बेंगलुरु से दिल्ली तक मोदी विजय के जश्न के इंतजाम तो ठीक है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं हुए और अगर मोदी को बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? क्या बीजेपी एग्जिट पोल को नजीर मानकर अपनी जीत पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा जश्न की तैयारियां पूरी है। दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, कोलकाता से लेकर लखनऊ, बनारस, बड़ोदरा तक हर शहर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न की तैयारी कर चुके हैं। वो मान चुके हैं कि मोदी इस देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। और खासतौर से दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में तमाम तरह की तैयारियों के बीच एक मेनू कार्ड भी बट रहा है कि कल सुबह नाश्ते में क्या है, दोपहर के खाने में क्या है,
शाम की चाय कितने बजे है और उसके बाद डिनर में क्या है, ये सब जो वहां कवरेज के लिए पत्रकार जाएंगे उनके लिए भी इंतजाम है और जो कार्यकर्ता और बाकी लोग आएंगे उनके लिए भी इंतजाम है। मतलब पूरे इंतजाम हो चुके हैं। मोदी 16 को कहां होंगे, 17 को क्या करेंगे, रैली कैसे निकलेगी, बनारस में क्या होगा, इसके भी इंतजाम पूरे हैं। मतलब सब कुछ सच चुका है, सिर्फ नतीजों का इंतजार है। बीजेपी मान चुकी है कि नतीजा उनके पक्ष में है, क्योंकि एग्जिट पोल ऐसा संकेत करते हैं। बीजेपी के नेता कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे इतनी तैयारियों का सबब क्या है। लेकिन उससे पहले डीपी त्रिपाठी एनसीपी के नेता हमारे साथ हैं और कुछ देर में हमारे साथ राजीव रंजन होंगे, जेडीयू नेता डीपी त्रिपाठी जी, यूपीए 2 आउटगोइंग है, ये तो सब मान रहे हैं, लेकिन एक तरह से इनकमिंग मोदी ने मान लिया है। मोदी और बीजेपी ने एग्जिट पोल के आधार पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिल्ली से लेकर बनारस और पटना से लेकर बड़ोदरा अहमदाबाद तक सब जगह लड्डू मिठाई टेंट तंबू कनात सब लग चुका है। तो मतलब मान ले कि आप लोग जा रहे हैं और अब उनके आओ भगत के लिए आप लोग भी तैयार हैं। देखिए, लोकतंत्र में 10 वर्ष की सरकार चलाने के बाद केंद्र में अगर जा रहे हैं तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में परिवर्तन होता रहता है, एक पार्टी जाती है दूसरी पार्टी आती है, दुनिया भर के लोकतंत्रों का यही तरीका है और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जनता की राय को स्वीकार करना चाहिए पूरे विनम्रता के साथ, और जो भी सरकार में आ रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए। चलिए डीपी त्रिपाठी जी, तो नहीं मानता। डीपी त्रिपाठी जी, कुछ तस्वीरें बनारस से भी आ रही है। बनारस में जश्न की तैयारी ही नहीं है बल्कि जश्न शुरू हो चुका है बनारस में। जयनारायण व्यास हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। जयनारायण व्यास जी, मैं समझना चाहूंगा ये जश्न नतीजे आने के पहले जो शुरू हो चुका है बनारस में और भी जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो इसका आधार सिर्फ एग्जिट पोल है? मतलब आपने मान लिया कि सिर्फ नतीजे कल सुबह आएंगे, आपने मान लिया कि मोदी प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी की सरकार बन गई? देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि जश्न में भाग लेने वाले जो स्थानिक कार्यकर्ता है वो जमीनी हकीकतों से जुड़े हुए थे और उनको जमीनी हकीकतें क्या है वो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी तरह मालूम है। तो ये एक तरह से इनका विश्वास दिखाता है कि उनको पूर्णतया विश्वास है कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी हो, एक्चुअल पोल यही आने वाला है और इसी वजह से वो जस्ट मनाने की शायद थोड़ी दिन पहले ही उन्होंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि ये इनका विश्वास है और विश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ कार्यकर्ताओं का नहीं है व्यास जी, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में भी पूरी तैयारी है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की आगवानी की तैयारी है, 17 तारीख की तैयारी है। बनारस में मोदी कहां जाएंगे और पूरी एक लिस्ट है हमारे पास कि अगले 3 दिन में कैसे जश्न मनाने का इंतजाम पूरा हो चुका है। टेंट तंबू कनात हलवाई सब बुक है आपकी तरफ से। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या थोड़ा भी एरर की गुंजाइश नहीं है? अगर एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए, जो आपका आधार है, जो आपको लग रहा है, तो थोड़ा एडवांस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? मैं नहीं कहूंगा कि और वो अति आत्मविश्वास है, क्योंकि एक तो जो हमारे नेतृत्वगण है वो भी काफी घूमे हैं देश में। मोदी जी ने खुद ने काफी भ्रमण किया है और एक तरह से हर जगह से जिस तरह की रिस्पांस मिली है, हर तरह से जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए प्रवाह या एक तरह से तांता बंधा है, मैं मानता हूं कि इसके आधार पर ये मानना गलत नहीं होगा कि एग्जिट पोल से भी एक्चुअल पोल के परिणाम अच्छे आएंगे। तो ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जो जिस तरह की स्थिति देखी है हमने, जिस तरह से कांग्रेस ने बाहर निकल के देखा है, जिस तरह से उनके मंत्रियों की परिस्थिति देखी है। जयनारायण व्यास, चूंकि हम लोग अगर मगर में ही पिछले 3 दिनों से बात कर रहे हैं, कल जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, इतना लड्डू का सब कुछ का इंतजाम कर रखा है, ढोल नगाड़े और बतासे तक का, मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं हुआ तो? देखिए, हम हमेशा एक स्थिति का आकलन है हमारा और हम मानते हैं कि होगा। अब ये नहीं होगा तो वाली बात, इसमें मैं नहीं मानता कि आज किसी भी कार्यकर्ता के मन में है। कार्यकर्ता पूरा मन बना के बैठा है, उसने काम किया है, परिश्रम किया है, जमीन से जुड़ा है, वो लोगों की नब्ज का उसको पता है किस तरह वोटर चला है। तो मैं नहीं मानता कि ये अगर मगर वाली बात है या किसी तरह से आत्मविश्वास से हटकर और किसी दिशा में सोचने की। चलिए, एक बार स्टूडियो लौटने से पहले डीपी त्रिपाठी,
ये क्या ऐसा अक्सर होता है क्या कि जो जश्न पहले से जश्न न सिर्फ तैयारी होती है बल्कि जश्न शुरू हो चुका होता है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या बीजेपी ने जो तैयारी की है ऐसा ही होता है? राजनीतिक दल जो मान रहे हैं, बीजेपी मान रहे हैं, सही है बीजेपी जो मान रही है? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। नतीजे आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, आ ही रहे हैं, कौन सा इसमें बहुत उन नतीजों के आधार पे आप अपना जश्न मनाइए, उत्सव कीजिए, जो करना हो वो कीजिए, लेकिन नतीजों तक इंतजार करना धैर्य और संयम लोकतंत्र की प्रक्रिया का प्रतीक है। चलिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया का प्रतीक है। आनंद प्रधान, हम देख रहे हैं मोदी की मूर्तियां भी बनने लगी है, बनारस में जश्न भी। सवाल सिर्फ ये उठता है कि क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ खतरा है? हालांकि हम लोगों ने भी एग्जिट पोल में बहुत कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ खतरा भी है या एकदम बीजेपी मान रही है उसका आधार एग्जिट पोल है? मुझे इसलिए अवश्यम भावी वही है जो बीजेपी मान रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल को थोड़ा और रिफ्रेम किया जाना चाहिए, वो इस रूप में कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो ये मान के चल रहे हैं कि अपने दम पर वो लगभग 250 से ऊपर सीटें जीतेंगे, जो अमित शाह के बयानों से भी आया है कि 250 से ऊपर ज्यादा सीटें जीतेंगे और एनडीए करीब करीब 300 के आसपास पहुंच जाएगा। तब तो जश्न बनाने की बात समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एनडीए कहीं 230, 40, 50 तक पर भी जाकर रुक जाए और वो अपने बल पर बहुमत ना आए और उसमें बीजेपी के 210, 220 मैक्सिमम अगर यहां तक पहुंच पाए, तब भी क्या ये जश्न बनेगा? तब भी क्या जश्न मनाने की यही स्थिति होगी? तो मुझे ये लगता है कि ये बात तो सही है कि कांग्रेस गिर रही है, ढलान पर है, बीजेपी उठान पर है, पर क्या वो बहुमत तक पहुंच पाएगी? अगर बिना बहुमत पर पहुंचे, क्या आप इस तरह का जश्न मनाने की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? ये चलिए, जयनारायण व्यास पहले आप ही जवाब दीजिए। कुछ सवाल यहां आनंद प्रधान ने उठाए। ये जश्न बीजेपी का उस कॉन्फिडेंस का है जिससे बीजेपी को लग रहा है कि 250, 250 सीटें मिल जाएगी, या बीजेपी को लग रहा है कि सब मिला के भी सरकार हमारी बन जाएगी इसलिए जश्न है? देखिए, आनंद जी की बात का मैं आदर करता हूं। वो जिस तरह के तर्क लगा के पूरी बात को रख रहे हैं, अगर वही तर्क से जाए तो मैं मानता हूं कि जो संभावना है वो सोच रहे हैं वो बनने की पूरी गुंजाइश है। मगर अगर आपने अमित जी का भी बयान सुना हो और हमारे जो आकलन है उसके मुताबिक हम अगर ये मान के चले कि 240-50 से आगे बीजेपी निकल जाती है और एनडीए का गठबंधन कुल मिला के 300 को पार कर लेता है और भी पार्टियां उसमें जुड़ती है जब सरकार बनती है, तब तो मैं मानता हूं कि इसमें कोई घबराहट रखने की या किसी तरह की शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जयनारायण जी, मेरा सवाल ये था कि आप 300 और सीटें पाने के बाद एनडीए के तब जश्न मनाना चाहेंगे या 200, 225 पर भी जश्न मनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा जो आकलन है वो इसके साथ ज्यादा जाता है कि हम अच्छे नंबर से आगे बढ़ेंगे। मैं सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच जाना चाहता क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, मगर एनडीए अच्छी तरह से सरकार बना सके वो आंकड़े को हम पार कर लेंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और जब सरकार बनती है तो आप भी जानते हैं कि और भी कोई साथी दल इसमें अभी जो एनडीए के दल है उसके साथ जुड़ेंगे तो परिस्थिति और भी अच्छी हो सकती है। तो ये सब मिला के हम ये सोचते हैं कि आने वाला कल अच्छा ही होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए पहले से क्यों ना हम जश्न मनाना शुरू करें। विनोद अग्निहोत्री, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है? कुछ भी गुंजाइश है एरर होने का? जो ये एरर ऑफ जजमेंट, एग्जिट पोल एरर ऑफ जजमेंट, बीजेपी का असेसमेंट? नहीं, गुंजाइश हर तरह की है। देखिए, गुंजाइश तो, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि ये अंतिम सत्य है। खुद ही कहते हैं कि एरर रहता है, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि अंतिम सत्य हम सरकार में। देखिए, राजनीतिक दलों को जश्न मनाने या जश्न मातम मनाने दोनों का अधिकार है। अब वो पहले मनाए बाद में मनाए ये भी समय के हिसाब से तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ जल्दबाजी की आदत पुरानी है। मतलब 2004 में भी ऐसे ही लड्डू बन गए थे, 2009 में भी लड्डू बन गए थे, और तो और राजनाथ गडकरी के लिए जो है तंबू लगा और पता लगा जश्न मना राजनाथ सिंह का। तो बहुत हमेशा जल्दबाजी की आदत है भाजपा में, और दिल्ली विधानसभा में यही हुआ।
दोनों बार लगातार जब शीला दीक्षित 3 बार जीती तो दोनों बार भाजपा में वो चांदनी चौक से विजय गोयल जी ने और हर्षवर्धन जी ने पूरा हलवाइयों को ऑर्डर दे दिया, सब बन गए लड्डू। उसके बाद पता हिमाचल में अभी धूमल साहब के यहाँ वो सब ढोल नगाड़े सब आ गए और शुरू में जैसे ही पोस्टल बैलेट आए वहां नगाड़े बजने लगे और उसके बाद पता हिमाचल में अभी धूमल साहब के यहाँ वो सब ढोल नगाड़े सब आ गए और शुरू में जैसे ही पोस्टल बैलेट आए वहां नगाड़े बजने लगे और उसके बाद पता लगा वीरभद्र सिंह बन गए। तो ये लेकिन यहाँ तो अगर मान लो वो चेंज नहीं होगा, मतलब अगर सरकार आ रही है तो वो अभी कहाँ नहीं मोदी की जगह कोई और बन जाएगा। नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बदलने 2-4-5 दिन लग सकते हैं, राष्ट्रपति दरवाजे। आनंद जी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इस तरह का अनुभव भारतीय जनता पार्टी को पहले कई बार अतीत में हो चुका है, तो इसलिए अगर दोबारा भी होता फिर होता है तो उनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आदत है। और जहां तक जननारायण जी की बात है तो दूध का जरा छाछ फूक के नहीं, जननारायण जी की बात है, हमारे मित्र है, मैं जानता हूँ, वो 250 भी आए तब भी जश्न मनाएंगे क्योंकि भाई पार्टी के नेता है, जाने का जश्न तो ऐसे ही और अगर 250 आते तब भी जश्न मनाएंगे, 200 आते तब भी कुर्बान अली। लेकिन हम चूंकि एग्जिट पोल सब चैनल ने किया है, हमने भी किया है, खतरे उसकी अपनी जगह है, लेकिन क्या यही एक आधार है कि बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो मानकर चलिए, जो मैं बार बार कर रहा हूं, मान के चल रही है कि 7 RCR से मनमोहन सिंह जा रहे हैं तो तय है, लेकिन दरवाजे मोदी के लिए खुले हुए ये तय है और अगले 3 दिन की पूरी प्लानिंग देखेंगे, पूरा प्लान है, कहां रैली करेंगे, कहां विशाल जुलूस होगा, लोटस की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गंगा में, वहां बनारस में भी काफी कुछ इंतजाम है। अभी कहा ना विनोद जी ने कि 2004 में भी ये इंतजाम था, 2009 में भी है, तो वो चूकना नहीं चाहते कि कहीं इतना मौका ना मिले कि हमारी जीत हो जाए, और लड्डुओं का इंतजाम इसलिए करके रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि उनके लड्डू खराब हो जाए। मैं कहूंगा जयनारायण व्यास जी, हर हालत में एक स्पोर्टिंग स्पिरिट होनी चाहिए, और आप चुनाव हार भी जाएं तब भी लड्डू जरूर बंटवाइएगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा और उससे जो है लोगों में एक नए तरह का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए के प्रति पैदा होगा, क्योंकि ये चीज कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी में तो जश्न मनाने की आदत नहीं है, वो तो 2004 में जब आ गए थे तो उनको लगता था कि बाई डिफॉल्ट आ गए हैं, और 2009 में भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा जश्न की तैयारी नहीं की थी। इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उस स्पिरिट को कायम रखिए, किसी भी हालत में नतीजे इधर हो या उधर हो, प्रदीप सिंह, ओवर कॉन्फिडेंस होना है या कॉन्फिडेंस है और वही होने जा रहा है, इसलिए जश्न मना रहे हैं, उनका हक है। नहीं, देखिए, जिस तरह से पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जिस तरह से कैंपेन चला है, उससे उनको कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है थोड़ा ग्राफिक्स हम लोग दिखाएं अगर, कि क्या प्लानिंग है, अगले 2 दिन 3 दिन कहां रैली होनी है, क्या होना है, जिससे पता चले कि जश्न की तैयारी क्या है। जी, जो सबसे कम दे रहे हैं वो भी 200 के ऊपर मान रहे हैं कि आ सकती है बीजेपी की, तो 116 सदस्यों वाली पार्टी अगर 225 पर पहुंचती है तो लगभग दुगना हो गया। तो निश्चित, और 225 182 कभी आज तक 66 साल में बीजेपी ने क्रॉस नहीं किया है, तो निश्चित रूप से वो भी एक उपलब्धि है। अब उस पर लड्डू बांटे नहीं बांटे, या लड्डू जो है दूसरी जगह भिजवा दें, ये भी हो सकता है कि कल लड्डू दूसरी जगह चला जाए, उसके खरीदार मिल जाए, लेकिन भाई उनको लगता है कि हम मतलब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही। एक दूसरा, उनको लगता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है सरकार ना बने, हो सकता है कोई और सरकार बन जाए, लेकिन उनको जो विश्वास है, हमको जो विश्वास होगा उसी के आधार पर हमारा व्यवहार होगा, तो उनको भरोसा है दूसरे लोगों। और दूसरी चीज आप देखिए कि बाकी किसी कैंप में इस तरह की आशावादिता नहीं दिख रही है, बाकी जगह मायूसी दिख रही है, उससे भी उनका उत्साह बढ़ा होगा। चलिए, कि हमारे विरोधी जो हैं अगर मायूस हैं तो इसका मतलब वो उन्होंने भी मान लिया है कि हम आ रहे हैं। अमर सिंह से हमारे सहयोगी रमन कुमार ने बात की है, जरा हम बताते हैं। लड्डू बन रहा है, लड्डू बंटने की तैयारी है बीजेपी खेमे में, लेकिन बाहर भी कुछ लोग हैं जिनके मन में कहीं उस लड्डू की ख्वाहिश तो नहीं जग रही है, जिसमें अमर सिंह भी हैं, क्योंकि बहुत तारीफें की है अचानक उन्होंने मोदी की। जरा सुनते हैं 2-3 मिनट अमर सिंह को, उसके बाद फिर लौटेंगे वापस। लोकसभा के चुनाव के नतीजे में बहुत कम वक्त बचा है। हमारे साथ अमर सिंह हैं जो कि खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सर, माहौल में कुछ आपको तब्दीली नजर आ रही है क्या? देखिए, मेरे एक बयान के बारे में लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। एक बयान जरूर दिया और मैं उस बयान पर अभी भी दृढ़ता से कायम हूँ कि जो काम अतीत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की वाणी, आडवाणी जी का संकल्प और दृढ़ता और प्रमोद महाजन का प्रबंधन, तीनों के समन्वय से जो होता था, वो तीनों का काम नरेंद्र भाई ने अकेले हथिया लिया।
मतलब नरेंद्र मोदी का जो पूरा मैनेजमेंट रहा या जो उनके चुनाव प्रचार का तरीका रहा उसको बाकी पार्टियां फॉलो करती रह गई, यही कहने का मतलब? नहीं, फॉलो भी करती तो बात होती, फॉलो भी नहीं किया। एक अच्छा बल्लेबाज पिच पर है और ये जानते हो भी कि बल्लेबाजी अच्छा कर रहा है, आप मध्यम नहीं निम्न स्तर के गेंदबाज को और मैदान में बिना फील्डिंग के छोड़ दिए तो वो तो छक्का लगाएगा ही। जब उसकी एक तो बल्लेबाज अच्छा है और आप मैदान में फील्डिंग भी कोई नहीं करने वाला है, गेंदबाज भी सब ऐसे ही भौचक्किया और इस तरह के, तो उनका जो स्कोर है वह तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मैदान खुला छोड़ दिया कि नरेंद्र भाई बल्ला लो और हम फेंकने के लिए गेंद फेंकेंगे, कोई फील्डिंग नहीं करेंगे, मारते रहो और वो मारते रहे। ये तो बहुत दिलचस्प है। अमर सिंह को लगता है अपनी पार्टी की लुटिया डूबने की जरा भी चिंता नहीं है, मोदी गोल कर पा रहे हैं उसमें ज्यादा खुश दिख रहे हैं। प्रदीप जी बिल्कुल भाई, अभी उन्होंने और अपना क्या होगा वो भी पता नहीं है, फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे हैं, लोक दल की सदस्यता छोड़ी नहीं है। हाँ। मतलब इस तरह की बात तो कोई बीजेपी का नेता भी नहीं बोल रहा है। हाँ। तो इसका मतलब है कि नतीजा चाहे जो आए अमर सिंह के लोकसभा क्षेत्र का, उन्होंने तय कर लिया है कि अगला ठिकाना उनका कहाँ होगा। प्रदीप जी, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें राष्ट्रीय लोकदल की रणनीति होगी आगे का दरवाजा खोलने के लिए अमर सिंह जी कुछ नहीं देखिए एक बात तो मान ली, वो तो अगर भाई साहब का कोई सदस्य जीतेगा अमर सिंह तो जो पढ़ रहे होंगे जो भी सरकार बनेगी उसमें अजीत सिंह जरूर होंगे, वही मैं कह रहा हूं, अगर वो लोकसभा सदस्य होंगे। हाँ, तो ये तो मान के चलिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो अजीत सिंह से बात करके ऐसा बोल रहे हैं। वो मतलब अपना रास्ता खुद अपनी फील्डिंग खुद कर रहे हैं। डीपी त्रिपाठी अगर हमारे साथ एक बार, डीपी त्रिपाठी से एक सवाल। डीपी त्रिपाठी जी, ठीक है बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है और बीजेपी नेता मान चुके हैं कि सरकार उनकी बन रही है, एग्जिट पोल के नतीजे सकारात्मक हैं, इसलिए इतने इंपेशेंट हैं कि कल तक इंतजार भी नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से 2-3 बार जो समय समय पर बयान आया वो कुछ पॉजिटिव सिग्नल और संकेत की तरफ था। तो क्या मान लें कि अगर मोदी की सरकार बनेगी, लड्डू खाने वाले कैंप में कम से कम 5 साल तक आप शामिल नहीं होंगे? नहीं, कतई नहीं। ये देखिए, हमने साफ साफ कहा है, प्रफुल्ल पटेल ने स्वयं कहा है, प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि केंद्र में एक स्थिर सरकार बननी चाहिए। ये हर भारतीय की कल्पना है, कोई ये पार्टी का प्रश्न नहीं है। कौन हिंदुस्तानी नागरिक है जो चाहेगा कि भारत में अनस्टेबल गवर्नमेंट बने? तो बेकार की बात है। उन्होंने कहा हम यूपीए के सदस्य हैं, यूपीए के सदस्य बने रहेंगे। हम यूपीए के घटक दल हैं और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हम जनता के फैसले को मानते हुए विपक्ष में बैठेंगे। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लोकतंत्र में सारे परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए, जनता के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। तो त्रिपाठी साहब, आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए, आप कोई कोशिश नहीं करेंगे कि गैर सांप्रदायिक सरकार आपके अनुसार फिर वही बात आप कह रहे हैं हथियार डाल दिए हैं। इसमें हथियार डालने की क्या बात होती है? हथियार जनता ने छीन लिए। पूरा संघर्ष हुआ, एक राजनीतिक जनता ने दरअसल आपको निहत्था कर दिया है। डीपी त्रिपाठी जी, आपका कसूर नहीं चुनाव में है। जनता ने एक फैसला किया तो उसको मानने में मतलब हथियार डाल देना क्या? नहीं, गलत शब्द इन्होंने कहा। मैं कह रहा हूं जनता ने आपको निहत्था कर दिया। त्रिपाठी जी, आप तो हिंदी के काफी विद्वान हैं, वो बात सही है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते। जनता ने आपको निहत्था कर दिया है। नहीं, वो सही है, वो सही बात है। चलिए, तो निहत्थे होकर भी आप अब कोई कोशिश नहीं करेंगे? कोशिश फिर भी जारी रखेंगे। कोशिश फिर भी जारी रखेंगे। जय नारायण व्यास जी, अभी अमर सिंह जी की हमने एक छोटी सी बाइट सुनाई हमारे संवाददाता से, उन्होंने बात की जिसमें कल भी उन्होंने मोदी की काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा मोदी, वाजपेयी, आडवाणी, प्रमोद महाजन सब के एक मिश्रण के तौर पर मोदी हैं। अभी भी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ऐसे कसीदे पढ़ने वाले लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे? अमर सिंह जी आपके काफी काम आ सकते हैं। देखिए, ये मैं नहीं मानता कि इसको ये हद तक ले जाके हम इसकी चर्चा करें। अमर सिंह जी किस तरह के स्टेटमेंट करते हैं, जब अपने खुद के मूड में होते हैं तब किस तरह की बेबाक बातों के लिए वो जाने जाते हैं, वो पूरे देश को ख्याल है। तो अगर उन्होंने कुछ अच्छी बात कही नरेंद्र भाई के नेतृत्व के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो ये टाइम पे प्रबंधन रहा
वो प्रबंधन का उन्होंने एक तरह से अच्छी बात उनको लगी तो उन्होंने कहा है। उसका ये मतलब क्यों निकाले हम कि हम उनको हमारे वहां ले आने के लिए ये पूर्व भूमिका है और उसके लिए हम तैयार करें। ये न तो मेरा काम है इसका उत्तर देना, न मैं इसके लिए सक्षम हूँ। वो शीर्षस्थ नेतृत्व का काम है किसको लाना किसको नहीं ले आना। मगर मैं मानता हूं कि इस तरह की बात करने से कोई अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं था, कि ब्रेक के पहले मैं कह रहा था आपको कि अभी सरकार बनने का फैसला कल नतीजों के बाद होगा। कितनी सीटें मिलती है, बहुमत मिलता है, अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाती है, सहयोगी दलों की जरूरत पड़ती है, या एनडीए को इतनी सीटें आती है कि नए सहयोगी दलों की जरूरत ही शायद ना पड़े। लेकिन उससे पहले बीजेपी में जश्न का माहौल। लेकिन इस बीच खबरें यह भी है कि मंत्री पद को लेकर एक तनातनी, नाराजगी, मान मनोबल की स्थिति भी है। सुषमा स्वराज के रूठने की खबर है, राजनाथ और आरएसएस के नेताओं की मुलाकातों की खबर है, और इस बीच तमाम तरह की चर्चाएं कि मोदी के बाद सरकार में अहम वो 5-6 लोग कौन होंगे, उनकी क्या हैसियत होगी, मंत्रिमंडल में उनकी क्या हैसियत होगी, कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, अफवाहें, नाराजगी की खबरों पर हम चर्चा करेंगे। जाहिर है जब तक पुख्ता खबर नहीं है तब तक उनमें से कुछ आधी हकीकत आधा फसाना, लेकिन कई बार हम चर्चा उस पर भी करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान हैं। जयनारायण व्यास अहमदाबाद से हैं। स्टूडियो में लौटने से पहले जयनारायण व्यास जी, सरकार बनी नहीं लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होगा, क्या होगा, किसकी क्या हैसियत होगी, मुरली मनोहर जोशी की क्या हैसियत होगी, अडवाणी जी सरकार के बाहर होंगे तो क्या होंगे, सुषमा स्वराज की क्या हैसियत होगी, राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष रहेंगे कि मंत्री रहेंगे, गडकरी क्या अध्यक्ष बन जाएंगे, इसको लेकर तमाम तरह की उठापटक की खबरें आ रही है। जयनारायण व्यास जी, या तो ये सब बेबुनियाद है, अफवाह है जिस पर हम ध्यान न दें, या कुछ है? देखिए एक प्रक्रिया को आपको समझना होगा। जब इतनी बड़ी घटना आकार ले रही है तब उसकी पहली पादान है संपर्क। इतने समय से अलग अलग प्रचार में लोग व्यस्त थे, पहले उनको एक दूसरे से मिलना है। संपर्क के बाद एक समझ खड़ी होती है, समझ से तीसरे पादान पे हम जाते हैं तो एक संगठन खड़ा होता है, और संगठन से चौथे पादान पे शक्ति खड़ी होती है। तो ये जो हो रहा है अभी, मैं मानता हूं किसी भी बड़े परिवार को आप ले लीजिए, जिस तरह की अभी एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने की या परामर्श की प्रक्रिया हो रही है, वो इतनी बड़ी घटना अगर आकार ले रही है, अगर नहीं होती है तब आपको शायद मैं समझता हूं कि प्रश्न करना चाहिए था कि क्या किसी ने लिस्ट बना के तैयार रखी है, कोई डिक्टेटरशिप चल रही है, लोकशाही प्रक्रिया को आप नहीं मान रहे हैं। ये अगर होता तो मैं आपको जरूर वो बताता कि नहीं ये चीजें नहीं है, ये जो हो रहा है वो तो होना चाहिए। चलिए, होना चाहिए, क्या है होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे जयनारायण व्यास जी। लेकिन स्टूडियो लौटते कुछ और सवालों के साथ, क्योंकि इस पर आगे भी हम बात करेंगे कि अगर सरकार बनने की प्रक्रिया विनोद अग्निहोत्री कल शुरू होती है, अगर पे ही हम बात कर रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया होगी? जैसे पहले भी हुआ था 96 में, जिस ढंग से था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल जी ने शपथ लिया लेकिन नंबर पूरे नहीं हो पाए, 13 दिन में सरकार गिर गई। उसके बाद ये परंपरा बनी कि नहीं, पहले आप 272 की लिस्ट लेकर आइए और सबके नंबर लाइए। अभी भी वही उसी तरह से शुरुआत होगी कि अगर नंबर कम होते हैं तो पहले मोदी को 272 नंबर पूरे करके देने पड़ेंगे राष्ट्रपति को। इसमें 2-3 व्यवस्थाएं हैं। पहला, जो कई तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं, अटल जी ने जब शंकर दयाल शर्मा ने बुलाया था अटल बिहारी वाजपेयी को, तो इसलिए बुलाया था कि सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई थी, और राष्ट्रपति का अपना विवेक उसमें माने रखता है। लेकिन उस प्रयोग के बाद जब 98 में जयललिता की चिट्ठी के लिए इंतजार करना पड़ा था वाजपेयी जी को, आपको याद होगा, लगातार 2 दिन तक चिट्ठी, तो अब ये माना जाने लगा है कि राष्ट्रपति ये इंश्योर करेंगे। उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो चुनाव पूर्व जो गठबंधन बना है उसकी क्या स्थिति है, अगर वो गठबंधन सबसे आगे है और चुनाव के बाद जो गठबंधन बनते हैं, मान लीजिए वो आगे निकल जाते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति ये इंश्योर करेंगे कि जो भी सरकार बने वो सदन में अपना बहुमत साबित करे। तो इसलिए वो समर्थक दलों की चिट्ठी मांग सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है वो चाहे तो जो चुनाव पूर्व गठबंधन है उसको, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है तो उसको भी शपथ ग्रहण करने के लिए बुला सकते हैं। देखिए 96 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने जो किया उसको बेईमानी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। उनको पता था कि सरकार के पास 272 की संख्या न है, न हो पाएगी। उनको ये भी पता था कि एक मोर्चा बना हुआ है जो अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके पास नंबर हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ दिलाई
और सबको मालूम है 13 दिन में वो सरकार गिर गई। उसके बाद जो है नारायणन साहब जब प्रेसिडेंट बने तो देखिए एक सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, मुंबई का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद ये व्यवस्था हुई कि भाई पहले बुलाया जाएगा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाना चाहिए, दूसरा जो सिंगल लार्जेस्ट कोalition है जो प्री पोल कोalition है उसको बुलाया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उनसे ये कहा जाएगा कि आप 272 की लिस्ट लाइए और उनकी सबकी चिट्ठी कौन लोग जैसे सोनिया गांधी भी जब गई थी जो बाहर निकल के कहा हमारे मौखिक दावे से नहीं होगा, लेकिन अगले दिन मुलायम सिंह ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया नहीं है, तो फिर इसमें बात हवा में शंकर दयाल शर्मा ने जो बुलाया था तो बेईमानी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो ये व्यवस्था नहीं थी। और लेकिन आरोप बहुत है, आरोप उसको लेकर आप याद करिए भारतीय जनता जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, इसलिए राष्ट्रपति को हमको बुलाना चाहिए। अगर वो नहीं बुलाते तो उन पर आरोप बुलाना चाहिए, लेकिन एक अलग बात है। और नरसिम्हा राव जो है चिट्ठी अपने रख के तकिए के नीचे सो गए थे और ये राष्ट्रपति को ये बात मालूम थी कि मोर्चा बन गया है और इसको बहुमत नहीं है वाजपेयी सरकार को। तो प्रदीप जी से मैं सहमत हूं कि वो बिल्कुल बेईमानी हुई थी और वो लोकतंत्र के साथ एक मजाक था। तो उसमें विनोद अग्निहोत्री बुलाना एक अलग है, आप बुलाएंगे सिंगल लार्जेस्ट को, लेकिन उसके बाद शपथ दिलाकर आप प्रधानमंत्री बन गए, 13 दिन बाद गिर गए, उसकी बजाय ये हो सकता है बुलाएं और उसके बाद कहें कि आप 3 दिन में पूरे 272 के लिए बाद के दिनों में होने लगा। आपको बुला रहे हैं, आप बताइए आपको कौन सा फ्लोर ऑफ द हाउस पर कैसे अप्रूव करेंगे। राजीव गांधी के साथ वेंकट रमन ने बुलाया था, उन्होंने शालीनता मना कर दिया था कि मेरे साथ बहुमत। तो वाजपेयी जी ने मना कहा? नहीं, वाजपेयी जी ने मना नहीं किया, यही तो मैं कह रहा हूं। तो शंकर दयाल शर्मा ही खाली दोषी थोड़ी है, वाजपेयी जी मना कर सकते थे उसके लिए। राष्ट्रपति के लिए वाजपेयी जी ने तो कहा नहीं, लाइन लग जाएगी भाई। संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि जिसे वो बुलाने जा रहे हैं वो दल या लोगों का समूह, लोकसभा में बहुमत है जी, उसका बहुमत। भाजपा ने आश्वासन दिया था उनको, सुषमा स्वराज ने कहा था कि वही बात देने वालों को तो लाइन लग जाएगी। कोई मतलब नहीं है, जब राष्ट्रपति को पता है देखना पड़ेगा ना कि आपको 272 है या नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं अजीत जी, ऐसा नहीं है कि है या नहीं का सवाल नहीं था, मोर्चा बन चुका था, उनको केवल लीडर इलेक्ट करना था और उनके पास 272 की संख्या थी। ये पूरे देश को लीडर इलेक्ट हो गया था, समर्थन की चिट्ठी नरसिम्हा राव लीडर के सो गए थे, राष्ट्रपति भवन नहीं, लीडर इलेक्ट नहीं हुआ था। वीपी सिंह का नाम चला था, वीपी सिंह जमुना पार आ गए थे, वो सारी प्रक्रिया बाद में हुई थी। नरसिम्हा राव की चिट्ठी राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंची थी और इसलिए शंकर दयाल शर्मा मोर्चे से बहस के बाद, लेकिन अब एक तरह से नीचे रख के सो गए या अलमारी बंद कर दी, अतीत के इन अनुभवों से अब ये एक बन चुकी है। ये नाइंसाफी होगी, तकिए के नीचे रखेंगे। बात कही गई थी जो चीजें मुहावरे की भाषा है, मतलब कहने का आशय ये है कि इन अनुभवों के बाद अब इस पर एक परंपरा बन चुकी है कि नारायण, तब तो कोई ऐसी परंपरा मुझे लगता है वहीं से ये ज्यादा उसी वजह से राज्यों में भी भाई जगदम्बिका पाल में वही हुआ, 2 दिन में सरकार गई। नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री में गिर गई थी सरकार, बिल्कुल बिल्कुल। और वाजपेयी जी के आधार पर अब ये तय हो चुका है कि राष्ट्रपति शिबू सोरेन की सरकार करेंगे कि उन जो भी गठबंधन को वो सरकार बनाने के लिए बुलाएं उसके पास बहुमत है और उसकी चिट्ठियां बाकायदा लिखित रूप में उनके पास है, फिर वो सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। इसको लेकर के मुझे लगता है राजनीतिक दलों में भी अब कोई मतभेद नहीं। अब इसको लेकर के कोई मतभेद और सवाल खड़ा करे इस समय, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है। सोनिया गांधी के समय हो चुका है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहस का मुद्दा ये नंबर नहीं थे। अब इसमें लेकिन आनंद जी, उस समय वाजपेयी जी ने लोकसभा में जो भाषण दिया था वो ये कहा गया था कि राष्ट्रपति पर भी आक्षेप लगाए गए हैं और मेरे ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो राष्ट्रपति किसे बुलाते अगर मुझे ना बुलाते तो, क्योंकि नरसिम्हा राव को भी बहुमत नहीं था और 245 के सदस्यों के आधार पर उनको बुलाया गया था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और यही सरकार बनाने लायक इसके पास संख्या है। बाद में उन्होंने सांसदों को खरीद फरोख्त करके बहुमत जुटाया था और वाजपेयी जी ने मतदान नहीं कराया था उस पर। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे साथ बहुमत नहीं है, इसलिए मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन वो मालूम है तो पैरेलल ये भी था, कुछ समय संयुक्त मोर्चा बन चुका था, उनके नंबर थे और वो वैकल्पिक वाजपेयी जी को आदर्श स्थिति में मना करना चाहिए। जानकारी और दे दें कि अटल बिहारी वाजपेयी किस दिन और किस घड़ी में शपथ लेंगे, वो शपथ का मुहूर्त
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने निकाला था। तो लेकिन अब इन सब अनुभवों के बाद जब ये तो खैर अब शर्मा निकाला था कि सुकुमार जी किसी ज्योतिषी निकाल के लाए थे, दूसरी निकाला था। एक पार्लियामेंट बनती है जिसमें स्पष्ट बहुमत किसी गठबंधन के पास नहीं है, तो इसमें प्रणब मुखर्जी की, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और उन्हें निश्चित तौर पर सुनिश्चित करना चाहिए कि किसके पास बहुमत है। उन्हें हर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए और एक राष्ट्रपति के विवेक, जिस तरह के व्यक्ति प्रणब मुखर्जी हैं, निश्चित रूप से वो पूरी ईमानदारी से पूरा इंश्योर किए बगैर कोई ऐसा कदम नहीं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाए। जयनारायण व्यास, हम 272 की बात कर रहे हैं, चूंकि लगातार 272 प्लस आपका नारा भी था और उसके बाद 300 हुआ और अब एग्जिट पोल में पता नहीं जिस तरह के रुझान और जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे हैं, पता नहीं कितने नंबर आते हैं जयनारायण व्यास। लेकिन एक चीज दिखी कि एआईडीएमके की तरफ से कल अच्छे संकेत आए, बीजेडी की तरफ से आए, लेकिन एआईडीएमके के जिस नेता ने अच्छे संकेत दिए उस नेता के बुरे दिन आ गए बयान देते ही चले गए। तो ऐसा क्या हुआ सर कि आपकी तरफ संकेत आते ही उस नेता को ही निकाल दिया जयललिता ने? तो जयललिता की एलर्जी है या ये पोस्टरिंग है? अभी कुछ गुंजाइश, पर्दे के पीछे ये सब चल रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि उनके पार्टी में वो क्या करते हैं वो इनकी अंदरूनी बाबत है और मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पण करने से दूर रहना वाजिब समझूंगा। जो भी है उन्होंने किया है और मैं मानता हूं कि आगे चल के, देखिए, राजनीति के बारे में क्या कहा जाता है, पॉलिटिक्स इज ए ग्रेट गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। राजनीति में शक्यताएं उभरती है और शक्यताएं जुड़ती भी हैं। तो ये अब हम समझ के चले कि जो आगे चल के हो रहा है, भाजपा एक अच्छी सी संख्या लेकर आने वाली है और उसके साथ न सिर्फ हमारे अभी जो साथी हैं एनडीए के, हमारे अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था कि और भी साथी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ये जो प्रश्न और जो चर्चा हम कर रहे हैं अभी, मैं समझता हूँ 17-18 तक तो निरर्थक हो जाएगी। अच्छा, हाँ, 17-18 क्या हो सकता है, कल ही निरर्थक हो जाए। आपको 300 सीटें आ जाए तो उसके बाद जयललिता की आपको क्या जरूरत होगी? और हो सकता है 300 अपने दम पर बीजेपी की आ जाए तो आपको शिवसेना अकाली दल की भी जरूरत न पड़े। हो सकता है उसके उल्टे रिजल्ट आ जाए तो भी मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। हम चाहेंगे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, हम उनका स्वागत है। हमारी संख्या हो गई, इसीलिए कोई सिनेमा का थिएटर नहीं है कि वो बंद कर दिए गए दरवाजे। मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इनको देखिए, लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी चलाना है तो राज्यसभा में भी गठबंधन बड़ा चाहिए। बिल्कुल बड़ा गठबंधन चाहिए, विपक्ष का भी साथ चाहिए। ताकि चलिए ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं हुए तो। एक दो सवाल ब्रेक के बाद। एक तरफ बीजेपी में जश्न की तैयारियां, दूसरी तरफ मंत्री पद को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरह के उठा पटक की खबरें भी साथ में आ रही है। सुषमा स्वराज की नाराजगी की खबरें आ रही है, संघ से तमाम बीजेपी नेताओं की मुलाकातों की खबरें भी आ रही है। प्रदीप सिंह, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जयनारायण व्यास चूंकि कह रहे हैं ये होता है, अगर विमर्श हो रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तो ये सब विमर्श हो रहा है क्या? नहीं, विमर्श अपनी जगह है, लेकिन अगर ये खबर सही है कि सुषमा स्वराज मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब नाराजगी है। जयनारायण व्यास जी से मेरा सवाल है कि ऐसी संभावना है कि राजनाथ सिंह जा रहे हैं मंत्रिमंडल में, अध्यक्ष पद खाली होगा, तो क्या सुषमा स्वराज को अध्यक्ष बनाने पर पार्टी विचार करेगी? देखिए, ये अटकलों का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा बाहर का सवाल जिस तरह से चयन होता है, जी जी, हाँ, वो ये सिलेबस के बाहर का सवाल है आपका। और अभी ये संभावनाओं से भी ये संभावनाओं के साथ भी मैं सहमत नहीं हूँ। चलिए जरा सिलेबस का सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप गुजरात में हैं। ये तो आपके सिलेबस में है कि मोदी जी जब दिल्ली आने वाले हैं तो उसके बाद गुजरात की कमान किसके हाथ में होगी? जी, ये तो कोर्स में है, ये तो सिलेबस में है। गुजरात की आज तक मोदी जी ने इतनी सक्षम, गुजरात का नेतृत्व आज तक मोदी जी ने इतनी सक्षमता से किया है और कई इनके साथी है जो 10 साल 12 साल से उनके साथ जुड़े हैं। तो मैं नहीं मानता कि गुजरात में ट्रांजिशन ऑफ पावर या एक हाथ से दूसरे हाथ में बैटन देने में कोई प्रॉब्लम होगा। सक्षम व्यक्ति मिल ही जाएगा और सक्षम हाथों में ही सुखान। अच्छा चलिए वक्त कम है, एक मिनट, वक्त कम है। व्यक्ति मिल जाएगा या मिल जाएगी, इससे हम कुछ समझ पाएंगे।
मैडम पटेल या मिस्टर पटेल? ये लीडिंग क्वेश्चंस का आंसर नहीं, मैं ये लीडिंग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। समय आने पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये भी सिलेबस से बाहर मिल जाएगी, वो मैं समझता हूँ। अभी ये भी इंतजार करें, ये भी सिलेबस से बाहर है। चलिए, जय नारायण व्यास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी में जश्न की तैयारियों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं, आशंकाएं, विचार विमर्श, इस बीच संघ के साथ बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी। देखते हैं कल क्या होता है। नतीजों के पहले तमाम तरह के विचार विमर्श और साथ में जश्न की तैयारियां कल सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। कैसे बनेगी सरकार, किसकी बनेगी सरकार, कितनी सीटें मोदी को आएगी और कैसे 7 RCR में दाखिल हो पाएंगे मोदी। कल सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज 24 पर। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।